ये हमारा 13वां क्लास है और इसमें हम लोग आधार तल की संकल्पना शुरू करने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ बेस लेवल। तो हम लोग पहले देखते हैं आधार तल की संकल्पना क्या है। आधार तल की संकल्पना, देखो आधार तल की संकल्पना जो है सबसे पहले पावेल महोदय के द्वारा दिया गया था और उन्होंने जो है 1875 ईस्वी में आधार तल की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। क्या होता है कि प्रत्येक नदी की अपरदन की एक अंतिम सीमा होती है और उसी सीमा को नदी का आधार तल कहा जाता है। जैसे पावेल के अनुसार सागर तल मुख्य आधार तल को प्रदर्शित करता है, उसके नीचे शुष्क स्थलखंड का अपरदन नहीं हो सकता है, लेकिन अस्थायी या स्थानीय रूप से अन्य अपरदन तल भी संभव होते हैं। ठीक, तो आधार तल की संकल्पना सर्वप्रथम पावेल महोदय द्वारा सन 1875 में दी गई। प्रत्येक नदी की लंबवत अपरदन की एक अंतिम सीमा होती है। इस सीमा को नदी का आधार तल कहते हैं। पावेल के अनुसार सागर तल मुख्य आधार तल प्रदर्शित करता है। इसके नीचे शुष्क स्थलखंड का अपरदन नहीं हो सकता है, परंतु अस्थायी तथा स्थानीय रूप से अन्य अपरदन तल भी संभव है। आधार तल की संकल्पना सर्वप्रथम पावेल महोदय द्वारा सन 1875 में दी गई। प्रत्येक नदी की लंबवत अपरदन की एक अंतिम सीमा होती है। इस सीमा को नदी का आधार तल कहते हैं। पावेल के अनुसार सागर तल मुख्य आधार तल प्रदर्शित करता है। इसके नीचे शुष्क स्थलखंड का अपरदन नहीं हो सकता है, परंतु अस्थायी तथा स्थानीय रूप से अन्य अपरदन तल भी संभव हैं। डेविड मेलॉर्ड, जॉनसन आदि विद्वानों ने भी आधार तल के संदर्भ में अपने मत प्रतिपादित किए हैं। इन मतों के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के आधार तल हो सकते हैं। डेविड मेलॉर्ड, जॉनसन आदि विद्वान ने भी आधार तल के संदर्भ में अपने मत प्रतिपादित किए हैं। इन मत के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के आधार तल हो सकते हैं। आधार तल क्या होता है? तो आधार तल की संकल्पना सर्वप्रथम पावेल महोदय द्वारा सन 1875 में दी गई। प्रत्येक नदी की लंबवत अपरदन की एक अंतिम सीमा होती है। इसी सीमा को नदी का आधार तल कहा जाता है। और पावेल के अनुसार सागर तल
मुख्य आधार तल प्रदर्शित करता है। इसके नीचे शुष्क स्थल खंड का अपर्दन नहीं हो सकता है, परंतु अस्थायी तथा स्थानीय रूप से अन्य अपर्दन तल भी संभव है। डेविड मेलॉर्ड, जॉनसन आदि विद्वानों ने भी आधार तल के संदर्भ में अपने मत प्रतिपादित किए हैं। इन मतों के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के आधार तल होते हैं। सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं सामान्य या अस्थायी आधार तल। नॉर्मल और परमानेंट बेस लेवल। सामान्यतः समुद्र तल ही नदियों का आधार तल माना जाता है, क्योंकि सभी मुख्य नदियां सागर या महासागर में गिरती है, किंतु यह तल धरातल में सीधी रेखा न होकर एक वक्र के रूप में होता है। ठीक, इस वक्र का ढाल नदी के ऊपरी भाग की ओर अवतल तथा सागर की ओर क्रमशः गिरता जाता है। ठीक, देखो, समानता समुद्र ही नदियों का आधार तल माना जाता है, क्योंकि सभी मुख्य नदियां सागर या महासागर में गिरती है, किंतु यह तल धरातल में सीधी रेखा न होकर एक वक्र के रूप में होता है। इस वक्र का ढाल नदी के ऊपरी भाग की ओर अवतल और सागर की ओर क्रमशः गिरता जाता है। जैसे कि महाद्वीप पर अपर्दन की अंतिम सीमा, और ये जो है सागर तल हो जाएगा। इसी को जो है आधार तल कहा जाता है। ठीक, जो ये वाला पार्ट है, ये महाद्वीप पर अपर्दन की अंतिम सीमा है। ये यहीं तक अपर्दन हो पाता है। ठीक, और इसके बाद का जो भाग बचता है, ये वाला, ये जो है सागर है, और इसका ऊपरी भाग जो है सागर तल कहलाता है। उसी को आधार तल कहते हैं। ठीक, यानी कि समानता समुद्र तल ही नदियों का आधार तल माना जाता है, क्योंकि सारी नदियां जो है इसमें आके गिरती है। तो ये जो सागर तल है, यही जो है नदियों का आधार तल माना जाता है, क्योंकि सारी नदियां जो है इसमें आके गिरती है। वो या तो सागर में गिरती है या महासागर में गिरती है। लेकिन जो यह आधार तल है, ये सीधी रेखा में नहीं हो सकता, ये एक वक्र के रूप में होता है। देख, वक्र में रूप में होता है, और इस वक्र का ढाल नदी के ऊपरी भाग की ओर अवतल होता है, और सागर की ओर जो है क्रमशः गिरता जाता है। तो
ये जो है एक वक्र के रूप में है, और फिर यहाँ से जो है ये सागर की ओर गिरता जाएगा। ये भी एक वक्र के रूप में है, ये भी वक्र है और ये भी वक्र है। ठीक, समानता समुद्र तल ही नदियों का आधार तल माना जाता है, क्योंकि सभी मुख्य नदियां सागर या महासागर में गिरती है, किंतु यह तल धरातल में सीधी रेखा ना होकर एक वक्र के रूप में होता है। इस वक्र का ढाल नदी के ऊपरी भाग की ओर अवतल, ठीक है, ये जो है अवतल है, और सागर की ओर जो है ये लगातार इस तरह से नीचे गिर रहा है, गिरते गिरते यहाँ पे सट गया पूरा। इसी को समान या अस्थाई आधार तल कहा जाता है। दूसरा जो है अस्थाई आधार तल। ये नदियां जो नदियां झील से होकर बहती है उनका प्रवाह झील के कारण रुक जाता है। ऐसी स्थिति में झील का तल ही आधार तल बन जाता है। ठीक, किंतु यह अस्थाई आधार तल होता है, क्योंकि नदी द्वारा झील में अवसाद भर देने से नदियों का अस्थाई आधार तल समाप्त हो जाता है। तब नदियां पुनः अपनी घाटियों को अस्थाई आधार तल तक काटने लगती है। कभी कभी नदी के मार्ग में कठोर शैलों के बिछे होने के कारण तथा बांधों के निर्माण के कारण भी अस्थाई आधार तल बनते हैं। ठीक है, जो नदियां झील से होकर बहती है उनका प्रवाह झील के कारण रुक जाता है। ऐसी स्थिति में झील का तल ही आधार तल माना जाता है, किंतु यह अस्थाई आधार तल होता है, क्योंकि नदी द्वारा झील में अवसाद भर देने से नदियों का अस्थाई आधार तल समाप्त हो जाता है। तब नदियां पुनः अपनी घाटियों को अस्थाई आधार तल तक काटने लगती है। कभी कभी नदी के मार्ग में कठोर शैलों के बिछे होने तथा बांधों के निर्माण के कारण भी अस्थाई आधार तल बनते हैं, जैसे कि ये नदी का जो है ढाल आया, और ये जो है अगर झील से होकर बह रही है, ठीक है, ये झील, तो यहाँ पहले इसी को जो है ये झील मतलब आधार तल माना जाएगा, क्योंकि नदी जो है यहाँ आके रुक जाती है। फिर अगर इस झील में जो है गाद भरने लगता है, गाद भरने के बाद जो है इसका पानी जो है ऊपर से होकर फिर वापस जो है ये आधार तल तक चला जाएगा, जो सागर का आधार तल था। ठीक, तो पहले जो है ये आधार तल माना गया,
फिर जो है ये कटाव करते करते जो है यहाँ तक पहुँचा, फिर जो है यहाँ तक आ गया। तो यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं ये सागर तल है। तो आखिरी में यहाँ पहुँच गया। देखो, जो नदी झील से होकर बहती है उनका प्रवाह झील के कारण रुक जाता है। जैसे कि यहाँ से जो है नदी आई और नदी बहते 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 जो है इस झील में गिरी, ठीक। तो अब ये झील जो है इसके प्रवाह को रोक देगा। तो इस झील का जो आधार तल है, ठीक, इस झील का जो आधार तल है, ये आधार तल जो है नदी का आधार तल बन जाएगा। यानी झील का तल ही जो है नदी का आधार तल बन जाएगा, ठीक। आधार तल बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अगर इस झील में जो है अवसाद वगैरह सब, गाद वगैरह सब भरने लग जाता है तो नदियों का जो ये अस्थायी आधार तल है यानी कि झील वाला, वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद नदी जो है पुनः घाटी की ओर प्रवाहित होने लगती है और उसको काटने लगती है। यानी कि जैसे कि यहाँ से नदी जो है निकल के वापस से इसको काटते हुए यहाँ तक पहुँची, ठीक है। फिर जाके ये सागर तल से मिल जाती है, ठीक। तो इसी को जो है अस्थायी आधार तल कहा जाता है, ठीक है। तो जो नदियाँ झील से होकर बहती है उनका प्रवाह झील के कारण रुक जाता है। ऐसी स्थिति में झील का तल ही नदी का आधार तल बन जाता है, किंतु यह अस्थायी आधार तल होता है क्योंकि नदी द्वारा झील में अवसाद भर देने से नदियों का अस्थायी आधार तल समाप्त हो जाता है। तब नदियाँ पुनः अपनी घाटियों को अस्थायी आधार तल तक काटने लगती है। कभी कभी नदी के मार्ग में कठोर सेलों के बिछे होने और बांधों के निर्माण के कारण अस्थायी आधार तल बनते हैं। ये था अस्थायी आधार तल। हम लोग तीसरा लेते हैं। स्थानीय आधार तल। देखो, यदि कोई नदी निम्न कटाव द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर क्रमबद्ध हो गई हो तो उस नदी का आधार तल समीपी स्थल खंड के निम्न कटाव की अंतिम सीमा निर्धारित करता है। इस तरह के आधार तल को स्थानीय आधार तल कहते हैं। ठीक, यानी यदि कोई नदी निम्न कटाव द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर क्रमबद्ध हो गई हो तो उस नदी का आधार तल समीपी स्थल खंड के निम्न कटाव की अंतिम सीमा निर्धारित करता है। इस तरह के आधार तल को स्थानीय आधार तल कहते हैं। ठीक, जैसे कि
जैसे कि इस तरह से नदी जो है कटाव करती हुई आई और आके जो है ये अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती है। ठीक, अब यहाँ पे किसी तरह का कोई चट्टान वगैरह जैसे है, ठीक है, तो इसको भी वो काटेगी। इसको जैसे कि काटे तो इसके काटने की जो अंतिम सीमा है, इसके काटने की जो अंतिम सीमा है वही इसका आधार तल माना जाएगा। ठीक, यानी यदि कोई नदी निम्न कटाव द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर क्रमबद्ध हो गई हो तो उस नदी का आधार तल समीपी स्थल खंड के निम्न कटाव की अंतिम सीमा निर्धारित करता है। इस तरह के आधार तल को स्थानीय आधार तल कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं आधार तल में परिवर्तन, चेंज इन बेस लेवल। देखो, सागर तल में परिवर्तन होने से अपरदन के आधार तल में भी परिवर्तन होता है और इसका कारण जो है अपरदन चक्र में बाधा पड़ती है। जैसे कि सागर तल में परिवर्तन जो है दो प्रकार का होता है, एक सुस्थितिक परिवर्तन होता है जिसका प्रभाव विश्वव्यापी होता है और एक स्थानीय परिवर्तन होता है जिसका प्रभाव जो है एक सीमित क्षेत्र तक होता है। ठीक, और धनात्मक परिवर्तन होते हैं, ऋणात्मक परिवर्तन होते हैं। इस तरह से हम लोग इसको पहले लिखते फिर समझेंगे। सागर तल में परिवर्तन होने से अपरदन के आधार तल में भी परिवर्तन हो जाता है। इसके कारण, यानी कि जो सागर तल में परिवर्तन हो रहा है उसके कारण अपरदन चक्र में बाधा पड़ती है। ठीक, सागर तल में परिवर्तन होने से अपरदन के आधार तल में भी परिवर्तन हो जाता है। इसके कारण अपरदन चक्र में बाधा पड़ती है। सागर तल में परिवर्तन प्रायः दो प्रकार का होता है। एक जो है सुस्थितिक परिवर्तन होता है, ठीक, इसका प्रभाव विश्वव्यापी होता है, पूरे विश्व पर जो है इसका प्रभाव दिखता है, ग्लेशियर वगैरह पिघलने से। दूसरा जो है स्थानीय परिवर्तन होता है और ये जो है सीमित क्षेत्र में होता है। ठीक, और ये जो परिवर्तन है ये दीर्घकालिक या अल्पकालिक भी हो सकते हैं। अल्पकालिक दोनों रूपों में हो सकते हैं। सागर के सापेक्ष यह परिवर्तन दो प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक परिवर्तन, ये क्या होता है कि जब स्थलीय भाग में सागर के संदर्भ में अधोगति होती है तब धनात्मक परिवर्तन होता है। जब स्थलीय भाग में सागर के संदर्भ में अधोगति होती है तब इसे
धनात्मक परिवर्तन कहते हैं। दूसरा होता है ऋणात्मक परिवर्तन। जब स्थलीय भाग में सागर तल के संदर्भ में ऊपरमुखी गति होती है, तब यह आधार तल का ऋणात्मक परिवर्तन होता है। ठीक, सागर तल में परिवर्तन होने से अपर्दन के आधार तल में भी परिवर्तन हो जाता है और इसके कारण अपर्दन चक्र में बाधा पड़ती है। सागर तल में परिवर्तन प्रायः दो प्रकार का होता है, एक सुस्थितिक परिवर्तन होता है, एक स्थानीय परिवर्तन होता है। सुस्थितिक परिवर्तन का प्रभाव जो है विश्वव्यापी होता है, जबकि स्थानीय परिवर्तन का प्रभाव जो है एक सीमित क्षेत्र पर होता है और ये परिवर्तन दीर्घकालिक या अल्पकालिक दोनों रूप में हो सकते हैं। सागर के सापेक्ष में यह परिवर्तन जो है वो भी दो प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक परिवर्तन। इसमें क्या होता है कि जब स्थलीय भाग में सागर के संदर्भ में अधोगति होती है तब उसे धनात्मक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, स्थलीय भाग में सागर के संदर्भ में, ठीक है, सागर के संदर्भ में अधोगति होती है तब उसे धनात्मक परिवर्तन कहते हैं। और ऋणात्मक परिवर्तन क्या होता है कि जब स्थलीय भाग में सागर के संदर्भ में ऊपरमुखी गति होती है, यानी सागर के संदर्भ में ऊपरमुखी गति होती है, तब यह आधार तल का ऋणात्मक परिवर्तन है। तो हम लोग देखते हैं कि आधार तल के परिवर्तन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो आधार तल परिवर्तन के कारण जैसे कि विवर्तनी की क्रिया हो सकता है, भूकंप वगैरह सब आया तो उससे आधार तल जो है ऊपर नीचे हो सकता है। हिमानीकरण हो सकता है, हिम ग्लेशियर जो पिघलता है तो हिमानीकरण कह सकते हैं इसको हम लोग, हिमानीकरण या अहिमानीकरण भी इसका कारण हो सकता है कि बर्फ जो पानी है वो बर्फ का रूप ले ले तो उससे भी परिवर्तन हो सकता है। जलवायु परिवर्तन जो इसका मेन कारण है ये हो सकते हैं, ये सारे कारण हो सकते हैं। ठीक, हम लोग देखते हैं धनात्मक परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है। ऊपर में जो था धनात्मक परिवर्तन के प्रभाव, जैसे कि नदियाँ और घाटी जो है जलमग्न हो जाती हैं क्योंकि पानी का जलस्तर जो है बढ़ जाता है ना, तो नदियाँ तथा घाटियाँ जलमग्न हो जाती है। दूसरा जो है नदी के मुख भरने का कार्य भी संपन्न होता है। नदी मुख के भरने का कार्य संपन्न होता है। बाढ़ मैदान का निर्माण होता है। निम्न भागों का अवसादीकरण हो जाएगा क्योंकि कटाव किया जाएगा ना, तो अवसाद लाए जाएंगे, उससे जो निम्न भाग है, जो नीचे वाला भाग है, वहाँ पे अवसाद जमा हो जाता है निक्षेप के तौर पे। सागरीय द्वीपों का निर्माण होता है। ठीक, ये था धनात्मक परिवर्तन के प्रभाव। और ऋणात्मक परिवर्तन के प्रभाव क्या है? तो सबसे पहला प्रभाव तो ये होगा कि नदी में जो है नवो उन्मेष की क्रिया होगी, तो नदियों में नमो उन्मेष हो जाता है और इससे जो है जो उत्थित पुलीन होते हैं, बहुत सारी संरचना का निर्माण होगा, जैसे कि उत्थित पुलीन हो गया, उत्थित सागर वेदिकाएं हो गई, नदी वेदिकाएं हो गई,
इसके अलावा निक पॉइंट जो था उसका भी निर्माण होगा। निक पॉइंट जलप्रपात का निर्माण हो सकता है। अधाकर्तित विसर्ग का भी निर्माण हो सकता है। निर्मित होते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन है, आधार तल की संकल्पना से आप क्या समझते हैं? तथा आधार तल के विभिन्न प्रकारों को बताते हुए आधार तल परिवर्तन के प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। ठीक, अब हम लोग देखते हैं अपर्दन का सामान्य चक्र। देखो, नदी द्वारा जो अपर्दन संपन्न किया जाता है उसी को अपर्दन चक्र का उसी को जो है, यानी नदी द्वारा जो अपर्दन चक्र संपन्न किया जाता है उसी को सामान्य अपर्दन चक्र कहते हैं। जैसे कि बहते हुए जल का कार्य होता है कि जो अन्य अपर्दन कारक होते हैं उसके अपेक्षा जो उसका अधिक व्यापक या महत्वपूर्ण होता है। जैसे इसको हम लोग लिख रहे हैं पहले, नदी द्वारा संपन्न अपर्दन चक्र को सामान्य अपर्दन चक्र कहते हैं। बहते हुए जल का कार्य अन्य अपर्दन कारकों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। डेविस महोदय ने सामान्य अपर्दन चक्र में 3 अवस्थाओं, यानी तरुण अवस्था, पौध अवस्था और जीर्णावस्था का उल्लेख किया है। नदी द्वारा संपन्न अपर्दन चक्र को सामान्य अपर्दन चक्र कहते हैं। जो नदी का बहता हुआ जल है उसका कार्य जो है, जो दूसरे अपर्दन के कारक होते हैं उसके अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। और डेविस महोदय ने सामान्य अपर्दन चक्र में 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया है, जिसमें तरुणावस्था, पौधावस्था और जीर्णावस्था है। और इसी का हम लोग जो है जिक्र करेंगे। हम लोग पहले देखते हैं चक्र का प्रारंभिक रूप। सरलीकरण के लिए यह मान लिया जाता है कि स्थल खंड का सागर से उत्थान हो रहा है। स्थल खंड की भूगर्भिक संरचना सामान्य व सरल है। इसका निर्माण विभिन्न कठोरता वाली परतदार चट्टानों से हुआ है।
ठीक। उत्थित स्थलखंड आंध्र प्रदेश उत्थित स्थलखंड आंध्र प्रदेश में है, जहां नदियों में वर्ष भर जल रहता है। स्थलखंड सागर तल के संदर्भ में दीर्घकाल तक स्थिर रहता है, ताकि अपर्दन चक्र अबाध रूप में पूरा हो सके। उस उत्थित स्थलखंड पर अपर्दन चक्र 3 अवस्थाओं से गुजरता है। तीन अवस्थाओं से गुजरता है। इसी में हम लोग देखेंगे जो 3 अवस्था है, जैसे कि तरुणा अवस्था देखेंगे। नदी द्वारा संपन्न अपर्दन चक्र को सामान्य अपर्दन चक्र कहते हैं। बहते हुए नदी जल का कार्य अन्य अपर्दन कारकों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। डेविस महोदय ने सामान्य अपर्दन चक्र में 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। एक है तरुणावस्था, एक है पौधावस्था, तरुणावस्था को युवा अवस्था भी कहते हैं, और एक है जीर्णावस्था। इसको जीर्णावस्था को वृद्धावस्था भी कहा जाता है। चक्र का प्रारंभिक रूप क्या होता है कि सरलीकरण के लिए मान लिया जाता है कि स्थलखंड सागर से उत्थान हो रहा है। स्थलखंड का जो है सागर से उत्थान हो रहा है, और स्थलखंड की भूगर्भिक संरचना सामान्य और सरल है। मतलब वो बिल्कुल कठोर चट्टान से नहीं बनी हुई है, वो सामान्य और सरल है। और इसका निर्माण जो है अलग अलग प्रकार के कठोरता वाली परतदार चट्टान से हुआ है। उत्थित स्थलखंड आंध्र प्रदेश में है। ये जो है डेविस महोदय का दिया गया है, इसलिए ऐसा मानना पड़ेगा। उत्थित स्थलखंड जो है वो आंध्र प्रदेश में है, जहाँ नदियों में वर्ष भर जल रहता है। और स्थलखंड सागर तल के संदर्भ में दीर्घ काल तक स्थिर रहता है, ताकि अपर्दन चक्र अबाध रूप से पूरा हो सके। उत्थित स्थलखंड पर अपर्दन चक्र 3 अवस्थाओं से गुजरता है। जो हमारा पहला अवस्था है वो है अपर्दन चक्र की युवा अवस्था। इसको हम लोग तरुणा अवस्था भी कह सकते हैं। ठीक, तो इसको देखेंगे और फिर फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो सर्वप्रथम ढाल के अनुसार अनुवर्ती नदियों का उद्गम होता है। प्रारंभ में ये नदियां छोटी तथा संख्या में कम होती है। इसकी सहायक नदियां भी सीमित होती है। किंतु नदियां शीर्ष अपर्दन द्वारा अपना विस्तार करती है तथा वृक्षनुमा
अपवाह तंत्र बनाती है। इस अवस्था में नदियां लंबवत अपर्दन करती हैं तथा क्षैतिज अपर्दन नगण्य होता है, यानी ना के बराबर। अतः भी प्रकार की घाटी गॉर्स, कैनियन, जलप्रपात, क्षिप्रिका, जलगर्तिका आदि निर्मित होते हैं। इस समय दोआब विस्तृत होते हैं। सरिता अपहरण इस अवस्था की एक प्रमुख घटना होती है। ठीक, जैसे कि सर्वप्रथम ढाल के अनुसार अनुवर्ती नदियों का उद्गम होता है। प्रारंभ में ये नदियां छोटी तथा संख्या में कम होती है। इसकी सहायक नदियां भी सीमित होती है, किंतु नदियां शीर्ष अपर्दन द्वारा अपना विस्तार करती है तथा वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती है। इस अवस्था में ये नदियां लंबवत अपर्दन करती है तथा क्षैतिज अवर्तन ना के बराबर होता है। इसलिए जो है भी प्रकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, जलप्रपात, क्षिप्रिका, जलगर्तिका इन सब का निर्माण होता है। और इस समय जो है दो आप विस्तृत होते हैं। सरिता अपहरण इस अवस्था की एक प्रमुख घटना है। जैसे कि ये मान लेते हैं घाटी है, वृक्षनुमा संरचना बनेगा। इस अवस्था में क्या होता है कि सर्वप्रथम ढाल के अनुसार अनुवर्ती नदियों का उद्गम होता है, यानी कि ये जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, इन पर्वतों से नदियां जो है निकलती है। इस तरह से नदियां जो है निकलती है, इसका उद्गम होता है। इसकी संख्या बहुत कम होती है और ये बहुत छोटी भी होती है। इसकी सहायक नदियां भी बहुत कम होती है। ठीक है, और ये जो नदी है ये इस समय शीर्ष अपर्दन करती है, मतलब ये गहराई को बनाती है, क्योंकि इसका मार्ग फिक्स नहीं होता है। ये अपर्दन चक्र की युवा अवस्था है, सबसे पहली अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था है, तो इसका मार्ग फिक्स नहीं होता है। तो ये क्षैतिज अपर्दन करती है, सबसे ज़्यादा शीर्ष अपर्दन करती है, और इसका जो बहाव है इस तरह से वृक्षनुमा बहाव का निर्माण हो जाता है। ठीक, इस अवस्था में नदी जो है वो लंबवत अपर्दन करेगी, क्षैतिज अवर्तन बहुत कम होता है, और इससे जो है भी प्रकार की घाटी का निर्माण हो सकता है, गॉर्ज का निर्माण हो सकता है, कैनियन का निर्माण हो सकता है। ये सब का निर्माण जो है इस अवस्था में होता है। ठीक, और जो दोआब होता है, ठीक है, वो विस्तृत हो जाता है इस अवस्था में।
और सरिता अपहरण की घटना भी यहाँ पर देखी जाती है। ठीक, अपर्दन चक्र की युवावस्था यानी तरुणावस्था, इसमें सर्वप्रथम ढाल के अनुसार अनुवर्ती नदियों का उद्गम होता है। प्रारंभ में ये नदियाँ छोटी तथा संख्या में कम होती है। इसकी सहायक नदियाँ भी सीमित होती है, किंतु नदियाँ शीर्ष अपर्दन द्वारा अपना विस्तार करती है तथा वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती है। इस अवस्था में नदियाँ लंबवत अपर्दन करती है और क्षैतिज अपर्दन नगण्य होता है। क्षैतिज अपर्दन जो है वो नगण्य होता है और इसमें जो है भी प्रकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, जलप्रपात, छिप्रिका, जलगर्तिका का निर्माण होता है और इस समय जो है दोआब विस्तृत हो जाते हैं। सरिता अपहरण इस अवस्था की प्रमुख घटना है। अपर्दन चक्र की युवा अवस्था, ये जो है अपर्दन चक्र की युवा अवस्था है। ठीक, जैसे कि एक फिगर हम लोग बनाते हैं, ग्राफ के तौर पे रहेगा ये। इसमें हम लोग तीनों देखेंगे, युवावस्था, पौधावस्था, ये जो है यहाँ से ये युवावस्था हो जाएगा यहाँ तक, यहाँ से ये जो है पौधा अवस्था हो जाएगा, अभी हम लोग समझेंगे, और यहाँ से ये जो है वृद्धा अवस्था हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं पहाड़ियों या जल विभाजकों के शिखर। ऊंचाई एवं उच्चावच में क्रमशः कमी, ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये जो है अधिकतम उच्चावच प्राप्त होगा इस समय, और ये जो है ये उत्थान की सीमा भी कह सकते हैं हम लोग, उत्थान की सीमा भी है, और इसको हम लोग ऊपरी वक्र कहते हैं। ठीक, और ये जो है निचला वक्र होता है। ठीक, निचला वक्र होता है। ये जो छोटी छोटी संरचना बन रही है इसको मोनाड नॉक कहा जाता है, और इसके अलावा भी छोटी छोटी संरचना बनेगी, इसको पेनी प्लेन कहेंगे, जो समप्राय मैदान होता है। ठीक, समतल हो जाता है बिल्कुल। इधर जो है हम लोग ऊंचाई एवं उच्चावच देख सकते हैं, और ये जो इधर वाला नीचे वाला भाग है ये समय है। ठीक है, समय है। तो शुरू में नदी क्या करेगा, तो सर्वप्रथम ढाल के अनुसार अनुवर्ती नदियों का उद्गम होता है।
उसके बाद प्रारंभ में ये नदियाँ छोटी एवं संख्या में कम होती है और इसकी सहायक नदियाँ भी सीमित होती हैं, किंतु नदियाँ शीर्ष अपरदन द्वारा अपना विस्तार करती है और वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती है, और इस अवस्था में नदियाँ लंबवत अपरदन करती है और क्षैतिज अपरदन निम्न होता है। इसमें भी प्रकार की घाटी जो यहाँ पर दिख रहा है, भी प्रकार की घाटी का निर्माण होता है, गॉर्ज का निर्माण होता है, कैनियन जलप्रपात, छिपरिका जलकृतिका, इन सब का निर्माण होता है। ठीक, इसी को जो है डेविस का अपरदन चक्र भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग दूसरा पौधा अवस्था हो जाएगा। इसमें क्या होता है, नदी के ढाल में कमी के कारण नदी में अपरदन के अपेक्षा निक्षेपण कार्य सक्रिय हो जाता है। लंबवत कटाव की जगह क्षैतिज कटाव होने लगता है। जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख और जलोढ़ गिरपदीय मैदान की रचना होती है। क्षैतिज अपरदन और घाटियों के चौड़े होने के कारण दोआब संकरे हो जाते हैं। मुख्य नदी अपने आधार तल को प्राप्त कर क्रमबद्ध हो जाती है। नदी विसर्प बनाते हुए चलती है। तथा इस चरण में गोखुर झील और प्राकृतिक तटबंध भी बनते हैं। नदी की पौधावस्था। नदी में ढाल की कमी आने के कारण अपरदन की अपेक्षा निक्षेपण कार्य सक्रिय हो जाता है। लंबवत कटाव की जगह पर जो है क्षैतिज कटाव होने लगता है। जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख, जलोढ़ गिरिपदीय मैदान की रचना होती है। क्षैतिज अपरदन और घाटियों के चौड़े होने से दोआब सक्रिय हो जाते हैं। मुख्य नदी अपने आधार तल को प्राप्त कर क्रमबद्ध हो जाती है। नदी विसर्प बनाते हुए चलती है और इस चरण में गोखुर झील और प्राकृतिक तटबंध भी बनते हैं। ठीक, जैसे कि मान लेते हैं ये पर्वत है, ये नदी जो है विसर्प बनाते हुए चलेगी है।
गोखुर झील का भी निर्माण होगा। और जो दोआब होगा वो सक्रिय हो जाएंगे। ये नदी है। ये गोखुर झील हुआ। ये जो है दोआब हो जाएगा। ठीक, ये नदी है। इसको जो है ये गोखुर झील हो गया। ये हमारा जो है दोआब हो जाएगा। ठीक, तो नदी में ढाल के कमी आने का कारण नदी में अपरदन की अपेक्षा निक्षेपण कार्य अधिक सक्रिय हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी हो रहे हैं ये निक्षेपण किया जा रहा है। ठीक है, इसी से दोआब का भी निर्माण होता है। तो निक्षेपण कार्य जो है अधिक सक्रिय हो जाता है। लंबवत कटाव की जगह पर क्षैतिज कटाव होने लगता है और इससे जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख, जलोढ़ गिरिपदीय मैदान की रचना होती है। ठीक, और क्षैतिज अपरदन और घाटियों के चौड़े होने से दोआब सक्रिय हो जाते हैं। मुख्य नदी अपने आधार तल को प्राप्त कर क्रमबद्ध हो जाती है। नदी विसर्प बनाते हुए चलती है। ये टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, विसर्प बनाती है। और इस चरण में जो है गोखुर झील का प्राकृतिक तटबंध का भी निर्माण होता है। तो नदी के ढाल में कमी के कारण नदी में अपरदन की अपेक्षा निक्षेपण कार्य सक्रिय हो जाते हैं। लंबवत कटाव की जगह पर क्षैतिज कटाव होने लगता है। जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख, जलोढ़ गिरिपदीय मैदान की रचना होती है। क्षैतिज अपरदन और घाटियों के चौड़े होने से दोआब सक्रिय हो जाते हैं। मुख्य नदी अपने आधार तल को प्राप्त कर क्रमबद्ध हो जाती है। नदी विसर्प बनाते हुए चलती है और इस चरण में गोखुर झील प्राकृतिक तटबंध भी बनते हैं। इसके बाद हम लोगों का तीसरा जो है वो है जीर्णावस्था। इसको हम लोग वृद्धावस्था भी कह सकते हैं। इस अवस्था में मुख्य नदी की सहायक नदियां भी आधार तल को प्राप्त कर लेती है। लंबवत कटाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। क्षैतिज अपरदन और अपक्षय मिलकर स्थल खंड का निम्नीकरण करते हैं। नदी मुहाने पर, क्योंकि अब बहाव नहीं है तो मुहाने पर डेल्टा और किनारों पर तटबंध का निर्माण करेगी। किनारों पर तटबंध का निर्माण होता है। समस्त क्षेत्र आधार तल को प्राप्त कर लेता है।
यत्र तत्र कठोर चट्टानों के कुछ टीले शेष रहते हैं, जिन्हें मोनाडनॉक कहा जाता है, तथा प्राप्त विस्तृत क्षेत्र संप्राय मैदान कहलाता है, तथा अपर्दन चक्र पूर्ण हो जाता है। किंतु यह मानना कि पृथ्वी अपर्दन चक्र के पूर्ण होने तक शांत रहती है उचित नहीं है। पृथ्वी में अनेक कारणों से अव्यवस्था होती है, जिससे चक्र में व्यवधान आता है और नदियों में पुनर्युवन होने से पुनः तरुणा अवस्था आ जाती है, तथा दूसरे चक्र का प्रारंभ होता है, या दूसरा चक्र प्रारंभ हो जाता है। दूसरा चक्र प्रारंभ हो जाता है। ठीक, जीर्णावस्था में क्या है, या वृद्धावस्था। इस अवस्था में मुख्य नदी की सहायक नदी भी अपर्दन यानी इस अवस्था में जीर्णावस्था या वृद्धावस्था, जैसे कि ऊपर के फिगर, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जैसे जीर्णावस्था या वृद्धावस्था में, इस अवस्था में मुख्य नदी की सहायक नदियां भी आधार तल को प्राप्त कर लेती है। मुख्य नदी तो पहले आधार तल को प्राप्त कर ही चुकी थी, लेकिन जो उसकी सहायक नदी है वह भी आधार तल को प्राप्त कर लेती है। लंबवत कटाव जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसमें बहाव भी कम हो जाता है। इसके अलावा निक्षेपण कार्य ज़्यादा किए जाते हैं, तो क्षैतिज अपर्दन ज़्यादा होता है और अपक्षय दोनों मिलकर जो है स्थल खंड का निम्नीकरण करते हैं। नदी मुहाने पर जो है डेल्टा का निर्माण होता है, किनारों पर जो है तटबंध का निर्माण होता है और समस्त क्षेत्र जो है वो आधार तल को प्राप्त कर लेता है। यत्र तत्र कठोर चट्टान के कुछ टीले शेष रहते हैं, जिसे मोनाडनॉक कहा जाता है, और उससे जो प्राप्त विस्तृत क्षेत्र होता है उसे संप्राय मैदान कहा जाता है, और अपर्दन चक्र जो है पूर्ण हो जाता है। लेकिन ऐसा माने कि पृथ्वी अपर्दन चक्र के पूर्ण होने तक शांत रहेगी, ये उचित भी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी में अनेक कारणों से अव्यवस्था होती है, जैसे चक्र में व्यवधान आता है, नदियों में पुनर्युवन होने से पुनः जो है वो तरुणा अवस्था में चली जाती है, और फिर से जो है वहाँ से जो ये तीनों चक्र था, यानी कि तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, वो प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि इस फिगर में जो है, जब हम लोग वृद्धावस्था पर, ये जो है यानी यहाँ से लेकर आखिर तक, लास्ट तक, यहाँ पर मोनाडनॉक पेलिप्लेन यानी ये संप्रदाय मैदान है, यहाँ जो भी बनेगा वो संप्राय मैदान बनेगा। इसमें क्या हो रहा है, इस अवस्था में जो मुख्य नदी है उसकी सहायक नदी भी जो है आधार तल को प्राप्त कर लेती है, क्योंकि इसका ढाल जो है बिल्कुल कम हो जाता है, तो आधार तल को प्राप्त कर लेती है, और लंबवत कटाव जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। क्षैतिज अपर्दन और अपक्षय मिलकर जो है स्थल खंड का निर्माण करती है, यानी स्थल खंड का निम्नीकरण करती है, अपक्षय भी होना शुरू हो जाता है। नदी मुहाने पर जो है डेल्टा और किनारों पर तटबंध का निर्माण होता है, समस्त क्षेत्र आधार तल को प्राप्त कर लेता है। यत्र तत्र कठोर चट्टान के कुछ टीले शेष रह जाते हैं, जैसे कि ये वाला है, ठीक है, ये शेष रह गया है, इसी को मोनाडनॉक कहा जाता है। और इसके अलावा जो क्षेत्र
विस्तृत क्षेत्र रहता है, जो क्षेत्र प्राप्त होता है वो समप्राय मैदान कहलाता है। वो लगभग समतल रहता है और इसी में जो है अपर्दन चक्र को पूर्ण माना जाता है। ठीक, यानी इस अवस्था में मुख्य नदी की सहायक नदी भी धरातल को प्राप्त कर लेती है। लंबवत कटाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। क्षैतिज अपर्दन और अपक्षय मिलकर स्थल खंड का निम्नीकरण करते हैं। नदी मुहाने पर डेल्टा और किनारों पर तटबंध का निर्माण होता है। समस्त क्षेत्र आधार तल को प्राप्त कर लेता है। यत्र तत्र कठोर चट्टान के कुछ टीले शेष रहते हैं, जिसे मुनाड नौक कहा जाता है। और विस्तृत क्षेत्र संप्राय मैदान कहलाता है और अपर्दन चक्र पूर्ण हो जाता है। किंतु यह मानना कि पृथ्वी अपर्दन चक्र के पूर्ण होने तक शांत रहती है उचित नहीं है। पृथ्वी में अनेक कारणों से अव्यवस्था होती रहती है, जैसे चक्र में व्यवधान आता है और नदियों का पुनर्युवन हो जाता है। पुनः यानी कि वो फिर से उत्पन्न हो गई है और फिर से उसमें तरुणा अवस्था, पौधा अवस्था, जीर्णा अवस्था आएगी और इस तरह से चक्र जो है वह फिर से प्रारंभ हो जाता है। तो हम लोगों का समय समाप्त हो गया है, तो हम लोग यहीं तक रखते हैं। आगे जो है हमारा क्लास जो है वो 14 होगा और इसमें हम लोग जो है शुरू करेंगे कार्ड्स भू आकृतियों से। ठीक, इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं।